हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी विषय की हम सफर सुनीता। आज हम नया रास्ता का 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले इस अध्याय से जुड़े पिछले सभी वीडियो जरूर सुने और देखें ताकि इस अध्याय को समझने में आप सभी को आसानी होगी। तो शुरू करते हैं नया रास्ता का 7वां अध्याय। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर उसके पिताजी भी इस रिश्ते में अब रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। देखो आज घर में सब चहल पहल क्यों है? घर में चहल पहल इसलिए है कि अमित और अमित के घर वाले आज सरिता को देखने के लिए जा रहे हैं। माताजी के कहने में आकर उसके पिताजी भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे। देखो मायाराम जी है अमित के पिताजी, पहले तो उन्हें इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब माताजी के कहने में आकर उन्हें भी अब सब यह अच्छा लगने लगा है। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी। हाँ वही, उसे भी तो देखना है होने वाली भाभी कैसे दिखती है। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे। सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। इस कल्पना मात्र से ही वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। देखो बच्चों, यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है, हमने पिछले वीडियो में यानी 6ठे अध्याय में भी देखा था, अमित एक स्वाभिमानी लड़का है और वह धनी घर की लड़की के हाथों बेचना नहीं चाहता है। और आज वह उदास इसलिए है कि उसे लग रहा है उसके खुद के माता पिता ही उसे धनी घर की लड़की के हाथों बेच रहे, यानी वह उससे 5 लाख दहेज के रूप में ले रहे, तो उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे बेच रहे। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज हुई। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लेने के लिए कार लेकर आया था। देखो सभी तैयारियां कर रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे कि तभी उन्हें घर के बाहर हॉर्न का आवाज आता है। और जब वह देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि धनीमल जी ने गाड़ी और ड्राइवर भेजा है। क्यों भेजा है? अमित और अमित के परिवार वालों को घर लाने के लिए। मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित और उसकी बहन मधु सभी कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर आकर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाजा खोला। सब यह देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं है। यह भी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा पूछा जाता है जब मायाराम जी धनीमल जी के कोठी के बाहर आके कार से उतरते हैं तब उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह एक बड़े अफसर से कम नहीं है? उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो भी बड़े अफसर होते हैं वह कार का दरवाजा खुद तो नहीं खोलते, उनके ड्राइवर ही खोलते। और आज वैसा ही हुआ था कि धनीमल जी का ड्राइवर जो है उसने खुद कार का दरवाजा खोला था, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था। कोठी का दरवाजा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हो। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी थी। लॉन में बेंत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां पड़ी थी। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, कोठी के बाहर का वर्णन किया गया है। कोठी यानी बंगला, जो पहले बड़े मकान होते थे तो उन्हें तब कोठी ही कहा जाता था। कोठी के बाहर जो सजावट होती है, तो कोठी के बाहर लॉन लगाया है और लॉन में जो घास है वह इतनी मुलायम है मानो जैसे कोई मखमल बिछाया हुआ है। और इतना ही नहीं, लॉन में बेंत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां भी पड़ी थी। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। देखो यहाँ पे वाक्य प्रचार है, चार चांद लगाना यानी और अधिक सुंदर लगना। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन सबका विशेष स्वागत किया गया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। अनेक प्रकार के मिष्टान्न, फल व मेवा उनके सामने रखे गए, परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। देखो अब ड्राइंग रूम का दरवाजा तो खुल गया है, धनीमल जी खुद बाहर आए हैं उन सबका विशेष स्वागत करने के लिए। हाँ भाई, जब लड़के वाले आते हैं
तो लड़की वाले उनका विशेष स्वागत करते। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। इससे पता चलता है कि उनके घर में कितने सारे नौकर है। एक आधा नौकर रहता है तो हम कोई उन्हें वर्दी वर्दी यानी यूनिफॉर्म नहीं देते हैं, किंतु धनीमल जी के घर तो कई सारे नौकर है, इसलिए सभी नौकरों ने क्या पहना था? खाकी वर्दी। अनेक प्रकार के मिष्टान्न, मिष्टान्न यानी मिठाइयाँ, फल, मेवा उनके सामने रखे गए। क्यों रखे गए? अमित और अमित के घर वालों के स्वागत के लिए। परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। देखो, जब लड़की देखने जाते तो घर कितना भी सजावट किया हुआ हो, लेकिन सबको उत्सुकता तो वही रहती है कि लड़की कैसी दिखती है। बस उसी तरह अमित के परिवार वालों को भी किस बात की उत्सुकता थी? सरिता को देखने की। मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। हाँ, अभी सभी को उत्सुकता है तो जल्दी से सरिता को बुला के लेके आओ। सरिता को कमरे में बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची भी आई। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले से धरती खिसक गई। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की। नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था। देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे सरिता को बुलाया गया है जहाँ पे सब अमित और अमित के परिवार वाले बैठे हैं। उसके साथ उसकी चाची आई। हाँ, क्योंकि सरिता को माँ नहीं थी। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले धरती खिसक गई। यह भी एक वाक्य प्रचार है, यानी अमित को इतना बड़ा धक्का लगा कि अरे कितनी प्रशंसा की गई थी सरिता की। वो दिखने में ऐसी है वैसी है, लेकिन जब उसे देखा तो उसके पैर तले धरती खिसक गई। नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था। इसका तात्पर्य है कि सरिता के सामने मीनू कहीं अधिक ज्यादा सुंदर है। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी। उन्हें उसके उस रूप में ही सुंदरता नजर आ रही थी। देखो, अब सरिता जो लड़की है उसे माता जी के बाजू में बिठाया गया है। माँ तो सरिता से बहुत ज्यादा घुल मिलकर बातें कर रही है, क्योंकि उसे उसकी सुंदरता क्यों नजर आ रही थी? 5 लाख दहेज के कारण। अमित वो उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें? क्या सरिता मीनू से ज्यादा सुंदर लग रही है माँ को, या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई है? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। देखो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां है बच्चों। जब सरिता को देखा, अमित की माँ तो बड़े मिलजुल कर बातें कर रही सरिता से, लेकिन वही अमित और उसकी बहन चुपचाप बैठे हैं। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा है। किसके दिल में? अमित के दिल में तूफान उठ रहा है ने उसे बड़ा गुस्सा आ रहा है। वो सोच रहा है क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें। वो सोचते हैं सरिता तो इतनी अच्छी नहीं है दिखने में, फिर माँ को क्यों इतनी अच्छी लग रही है? क्या सरिता मीनू से ज्यादा सुंदर लग रही है माँ को? वो खुद ही प्रश्न पूछ रहा है अपने आप से, क्या माँ को मीनू से ज्यादा सरिता अच्छी लग रही है, या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई है? और वो ये भी बोलता है कि अरे माँ को तो पता ही है सुंदर नहीं, लेकिन पैसे के कारण माँ को सरिता ज्यादा अच्छी लग रही है। ऐसे कई अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे थे। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, आपकी किस चीज में रुचि है? सरिता ने तपाक से जवाब दिया, जी मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होगी। अमित ने अगला सवाल पूछा। तब सरिता ने कहा, मुझे घर के काम में कोई रुचि नहीं है। वैसे तो मैं घर के काम मुझे आते भी नहीं है। घर में 4 नौकर है, काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है।
वैसे मुझे घर के काम में कोई रुचि भी नहीं है, सरिता ने निसंकोच जवाब दिया। देखो, आप दनीमल जी और मायाराम जी है, वो दोनों बातें कर रहे थे और उन्होंने सोचा चलो यहाँ से उठकर कहीं बाहर चले जाते। अमित और सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया जाता है। क्यों दिया गया है उनको यह अवसर? हाँ भाई, जब शादी होने वाली होती है तो एक दूसरे से कुछ प्रश्न पूछने में जब बड़े बुजुर्ग सामने होते हैं तो थोड़ी हिचकिचाहट होती है, इसलिए उन्हें एकांत दिया गया है। अमित ने सरिता से कुछ फिर प्रश्न पूछने शुरू किए। उसने पहला सवाल पूछा कि तुम्हें किस चीज में रुचि है? तो सरिता तो बिना डरे बिना शर्म के बोल दी कि मुझे पेंटिंग, कार ड्राइविंग अच्छी लगती है। रुचि यानी अच्छा लगना। इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होगी। देखो, अमित ने अगला सवाल भी पूछ लिया, घर के काम कर लेती हो? तब सरिता ने जवाब दिए, मुझे घर के काम तो नहीं आते क्योंकि घर में 4-4 नौकर जो है और काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और वैसे भी मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। सरिता ने निसंकोच यानी बिना हिचकिचाहट जल्दी से जवाब दे दिया। शादी के बाद यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेगी? देखो, अमित भी बड़ा होशियार है। वह कहता है पता चला तुम्हें काम नहीं आता है, लेकिन सोचो यदि शादी के बाद तुम्हें काम करना पड़ा तो क्या करोगी? किस प्रकार के काम करोगी? सरिता तपाक से नहीं, झट से बोली, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। देखो, सरिता भी बोलते, देखो मुझे तो काम करने की जरूरत ही नहीं। यदि करने की जरूरत नौबत आ भी गई तो मेरे पिताजी तो मेरे साथ नौकर भेज रहे हैं, वही काम करे। उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। भौचक्का रहना यानी दंग रह गया। देखो कैसी लड़की कैसा जवाब देती है। कुछ समय बाद उसने फिर से एक प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? सरिता ने उत्तर दिया, मैंने 2nd डिवीजन से BA पास किया है। देखो, उसने पूछा चलो एक काम काज छोड़ो, तुम कितना पढ़ी लिखी हो, एजुकेशन बताओ। तो सरिता ने मैं उत्तर दिया कि मैंने तो 2nd डिवीजन में BA यानी 2nd क्लास से BA पास किया है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। हाँ, क्योंकि सभी लोग उन्हें एकांत देने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे। सब अब वापस आ गए। इसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। चलो अभी सवाल जवाब हो गए तो खाना पीना शुरू हो गया। दनीमल जी तो विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं था, परंतु उन सबके विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा। वैसे तो अमित को सरिता भी पसंद नहीं थी। अरे सरिता क्या, वह तो उस शादी से ही खुश नहीं था, लेकिन वो ना नहीं कर सकता था क्योंकि सब आग्रह कर रहे, तो फिर ऐसे वक्त ना कहना उचित नहीं लगा उसे, और इसलिए उसे खाना खाना पड़ा। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया। देखो, अब सबकी बातचीत बहुत देर तक चलती रही। फिर बाद में अमित और अमित के परिवार वाले घर के लिए चल दिए। घर पर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में? मुझे तो अच्छी लगी देखने में, रंग ही तो जरा गिरा हुआ है। क्या बात है, शादी के बाद तो निखर आता ही है रंग रूप में। देखो, अब सब घर पे आ गए। घर पे आने के बाद सभी अभी सरिता के बारे में बातें कर रहे, सब अपने अपने विचार बता रहे। सबसे पहले कौन बोला? सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में? मुझे तो वह बड़ी अच्छी लगी। हाँ, थोड़ा रंग रूप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है। शादी के बाद तो निखार आ ही जाता है रंग रूप में। हाँ, लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो लड़कियां और अधिक सुंदर दिखने लगती है, ऐसा माँ को लगता है। पिताजी के मुंह से भी तो अब दनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें? जहाँ तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है। देखो, अभी पिताजी तो पहले ऐसे नहीं थे। पिताजी पहले तो बड़ी समझदारी की बातें करते थे, लेकिन अब पिताजी के मुंह से भी दनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे।
कि वह भी अब यही कहने लगे, हाँ लड़की सरिता भी अच्छी है, क्या बुराई है उसके। और रहा जब जहाँ रहा रंग की बात, तो दुनिया में दो ही तो रंग होते, गोरा या काला, लेकिन शादी तो सबकी हो ही जाती है ना, ऐसा पिताजी कहते हैं। पर पिताजी यह तो कोई जरूरी नहीं है कि काली भाभी ही हमारे घर में आए। अमित की बहन मधु ने कहा। देखो मधु से चुप नहीं रहा गया, वह तुरंत बोल पड़ी पिताजी से, पिताजी लेकिन ऐसा थोड़ी जरूरी है कि काली भाभी ही हमारे घर आए। तब पिताजी कहते, तू चुप रहा, तू क्या जानती है इस बारे में। पिताजी ने उसे यह कहकर चुप कर दिया। देखो पिताजी बोलते, तू इसमें मत पड़। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार है, पिताजी ने अमित से पूछा। देखो अब पिताजी अमित से कहते, अरे अमित तू भी तो बता, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार है। अमित तो काफी उदास सा नजर आ रहा था। उदासी भरे स्वर में बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है तो कर लीजिए। जहां तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो अब जब पिताजी अमित से पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो सरिता के बारे में, तब अमित उदास हो जाता है और उदासी के स्वर में बोलता है कि पिताजी देखो, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि मुझसे पूछने से कुछ फायदा है। आपने तो मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है। वह कहता है, देखो सबने ठान ही ली है तो फिर अब मैं क्या बोलूं आगे आपके। और जहां तक मेरी पसंद पूछो तो मुझे सरिता बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा उसने झट से कह दिया कि मुझे सरिता बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटे की यह शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। अभी इसी भाव में वह डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। देखो जब अमित कहता है कि देखो आपने तो सब ठान लिए तो करो अपने मन की, मुझसे क्यों पूछते हो, और यदि मुझसे पूछते हो तो मैं बता देता हूँ कि मुझे सरिता बिल्कुल पसंद नहीं है। तब अमित का यह उत्तर सुनकर पिताजी को लगता है कि अरे हम कहीं अमित के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। पिता होने के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा, उन्हें लगा कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा इसलिए लगा कि मायाराम जी तो ऐसे सोच वाले नहीं थे, लेकिन अपने पत्नी के कहने पर वो सब यह कर रहे थे। उन्हें लगा कि कहीं बेटी की जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, और यदि कर रहे तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और वह यह सोच ही रही थी कि तभी उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को देखने जाता था, सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लेने जा रहे हैं, बस हजारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में। देखो अब माँ कहते हैं, अरे हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, आज के लड़के बहुत ही ज्यादा शाने हो गए। देखो उन्हें लड़कियां क्या दिखाने लेके जाते हैं तो वह उनमें हजारों कमियां निकालते। वह इसलिए कह रही थी कि उनके जमाने में लड़का लड़की को देखने नहीं जाता था, जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो जो भी कहते थे बस वही रिश्ता हो जाता था। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। बस 1 मिनट ही चुप रही उनकी अमित की माँ, और फिर से बोलना शुरू कर दिया। क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़कों लड़कियों को पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गया है। देखो माँ कहते हैं आजकल के जो लड़के लड़के हैं ना, उनको कुछ मत पूछो, उनका तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा। देखो माँ कितना भला बुरा कह रही है, लेकिन अमित वह चुपचाप सुन रहा है। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात को विरोध कर सकता। माँ के व्यंग उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे, परंतु वह इतना साहस न बटोर पाया कि माँ को कुछ कह सकता। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। देखो बच्चों, यह पंक्तियां परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जल्दी से हाइलाइटर पेन कुछ भी हो
उठा लो और जल्दी से हाईलाइट करो, अंडरलाइन कर लो। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सके। इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि अमित आज का युवक है, नव पीढ़ी का, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे इतना भी साहस नहीं है कि जो माँ कह रही है बातें वो गलत है और उसका उसे विरोध करना चाहिए। बस चुपचाप सुन रहा है। माँ के व्यंग्य उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे। देखिए, तीर के भांति चुभना यानी बहुत उसे चुभ रहे, बहुत तकलीफ दे रहे। माँ जो भी बात कर रही है, जो भी शब्द उच्चारण कर रही है, उसे अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी वो इतना भी साहस नहीं बटोर पाया। साहस बटोरना यानी वो इतना भी नहीं कर रहा था कि चलो माँ को जाके कहे कि माँ बस अब यह बातें मत करो। वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। इससे यह पता चलता है अमित भले ही आज के पीढ़ी का नवयुवक हो, लेकिन उसमें लद्दी भर जरा सी भी साहस नहीं है कि वह जो गलत बात है उसका वह विरोध कर सके। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।